हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौन बनेगा आईएएस सीरीज़। ये जो सीरीज़ है इसमें जो है हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम है शशांक लखेरा। आज जो है हम 2 नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पीआईबी, न्यूज़पेपर, स्टैटिक और ऑल इंडिया रेडियो सबके करंट अफेयर्स हैं जो कवर जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है कवर किए जाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू कोरल रीफ्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कोरल रीफ कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम उनको जो है कंसीडर करना है, बताना है कौन से सही है या कौन से गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, कोरल रीफ्स आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज अ मेथड टू रिस्टोर कोरल रीफ्स। थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है, क्लाइमेट चेंज लीड टू कोरल ब्लीचिंग। सो बेसिकली इसमें जो आंसर है वो है 2 and 3। तो करेक्ट आंसर है 2 and 3। यहाँ पे शेड्यूल 2 नहीं है, यहाँ पे शेड्यूल है 1। सो बेसिकली जब शेड्यूल 1 जो है उसी पे जो है उसी के अंडर में जो है इसको जो है प्रोटेक्टेड किया गया है। सो आंसर इज ओनली 2 and 3। नाउ डिटेल क्या है देख लीजिए। तो कोरल रीफ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट का, लेकिन जो मेरीन एनिमल्स में है वो जेलीफिश और एनोमुथ से रिलेटेड है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। कोरल रीफ जो है, कोरल्स 2 तरीके के होते हैं बेसिकली, स्टोन शैलो वाटर कोरल्स जो है होते हैं जो रीफ्स जो है वो बनाते हैं। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हिसाब से तो यहाँ पे जो है ये कम से कम 500 million ऑफ पीपल जो है अराउंड द वर्ल्ड, तो उनको जो है फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड जो है प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें तो इसको जो है भारत में शेड्यूल 1 में जो है रखा गया है, ये आप देख सकते हो शेड्यूल 1 में जो है इसको रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और इसमें जो थ्रेट्स है वो है क्लाइमेट चेंज रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू कोरल्स। तो कोरल जब क्लाइमेट चेंज होता है तो कोरल्स पे भी जो है काफी असर देखने को मिलता है। ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो ये जो है एक ऑफ कोस्ट ऑस्ट्रेलिया पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रेट बैरियर रीफ काफी बार एग्जाम में आता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को ये मिलेगा। और ये जो है बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और बायोरॉक एक टेक्नोलॉजी है जिससे जो है कोरल रीफ को जो है रिस्टोर किया जा सकता है। अगर हम बात करें कोरल ट्रांसलोकेशन की, तो ट्रांसलोकेशन जो है कोरल का वो जो है किया जा रहा है बेसिकली इंडियन कोस्ट लाइन में। और ये जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट है इंडिया में, और इतना जो है सक्सेसफुल नहीं है ये भारत में। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो लक्षद्वीप आइलैंड में, अंडमान आइलैंड में और भी जगह जो है इसको जो है स्टडी की जा रही है बेसिकली। इसका सर्वाइवल रेट क्या है, मेथड क्या होगी, साइट ऑफ ट्रांसलोकेशन जो है वो किस तरीके की होना चाहिए, और क्रिएशन ऑफ हाई हीट रेसिस्टेंट और कोरल कॉलोनीज। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, हिमालयन ब्राउन बियर इज फाउंड इन इंडिया एज वेल एज नेपाल। सेकंड पॉइंट ये बोलता है, हिमालयन ब्राउन बियर इज लिस्टेड एज क्रिटिकल एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। तो दोनों में से ही कौन सा सही है, या दोनों ही सही है? तो बोथ 1 and 2 जो है ये इसका आंसर है, दोनों ही जो है ये सही है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका डिटेल क्या है तो रिसेंटली जो है साइंटिस्ट जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने जो है एक स्टडी कंडक्ट करी है। उन्होंने ये बताया कि हिमालयन जो ब्राउन बियर है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है उर्सुस एर्कटोस इसाबेल इनुस, तो ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे जो है एक रिडक्शन जो है देखने को मिलेगा। ये प्रेडिक्टेड किया गया है कि इनका जो है एक रिडक्शन जो है देखने को यहाँ पे मिलेगा हिमालयन ब्राउन बियर में। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। और यहाँ पे जो है करीब 73% जो बियर हैबिटेट है ये जो है पूरा डिक्लाइन देखने को मिलेगा बाय 2050। तो 2050 तक जो है करीब 73% का जो है ये डिक्लाइन जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और जो करीब जो वेस्टर्न हिमालय जो है तो वहाँ पे जो है ये ब्राउन बियर की पॉपुलेशन जो है काफ़ी डिस्टर्ब्स है और बहुत ही वल्नरेबल जो है वहाँ पे है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें तो इनका जो रेंज है वो नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस में आपको देखने को ये मिलेंगे। तो इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, तिब्बतियन ऑटोनॉमस जो रीजन है तो वहाँ पे जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम लिस्ट की बात करें तो ये IUCN की रेड लिस्ट में जो है ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है इनको डिस्क्राइब जो है किया गया है।
और ये जो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का जो है उसमें शेड्यूल 1 में जो है इसको रखा गया है। और ये जो है फूड जो है इनका वो ओमनीवोरस है। थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग टू एलिफेंट पॉपुलेशन इंडिया। तो भारत के एलिफेंट पॉपुलेशन के रिगार्डिंग उनके कंटेक्स्ट में जो है ये क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कर्नाटका हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन एलिफेंट। ये कर्नाटका में जो है इंडियन एलिफेंट्स की जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट ये बोलता है इंडियन एलिफेंट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो इंडियन एलिफेंट जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है IUCN की रेड लिस्ट में। थर्ड पॉइंट ये बोलता है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है सबसे पहला तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कर्नाटका हाईएस्ट पॉपुलेशन है जी हाँ, लेकिन IUCN की रेड लिस्ट में तो है लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये सिर्फ एंडेंजर्ड है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर होगा सिर्फ ए। अब डिटेल क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये हमारे मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक। इन्होंने जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट से ये कहा है कि आप कंसीडर करें कि सेंसिटिव जो एरिया है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के, तो वहां पे जो है ये आप एक्सप्लोर ना कर पाएं, ठीक है ना, लैंड को एक्सप्लोर ना करें। कि देहरादून का जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है वहां पे जो है एक्सपांशन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का जो है वो भी एरिया जो है आ रहा है। तो राजाजी नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो है ये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो शिवालिक एलिफेंट जो रिजर्व है, ठीक है, तो ये जो है 2002 में जो है इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि चार धाम जो परियोजना उत्तराखंड में बन रही है, ठीक है, चार धाम का जो प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसको भी जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी जो है पूरे जो नेचर को जो है वो खत्म कर देगा। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में जो है लॉन्च किया था। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो है स्कीम है और यहाँ पे जो है इन एलिफेंट को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है और मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट जो है काफी जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और कंसोरा बरकोट एलिफेंट कॉरिडोर जो है यहीं पे लोकेटेड है। तो कंसोरा बरकोट एलिफेंट जो है ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जो है हमको जो है ये बेसिकली ये जो है हमको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अगर हम एलिफेंट सेंसस की बात करें तो 2017 में इनका सेंसस हुआ था और कर्नाटका जो है वो नंबर 1 स्टेट है और इनको जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसमें जो है इनको एंडेंजर्ड जो है रखा गया है। सो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो आपको उत्तराखंड में जो है आपको राजाजी नेशनल पार्क जो है देखने को मिलेगा। ये हरिद्वार में लोकेटेड है और 820 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो है ये फैला हुआ है। पहले जो है ये राजाजी, मोतीचूर और चिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, फिर इसको जो है नेशनल पार्क बना दिया गया और 1983 में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, सी राजगोपालाचारी के नाम पे जो है रख दिया गया, जिनको जो है राजाजी के नाम से जाना जाता है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर और भी प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये आपको जिम कॉर्बेट मिलेगा जो फर्स्ट नेशनल पार्क है भारत का, वैली ऑफ फ्लावर मिलेगा, नंदा देवी नेशनल पार्क मिलेगा और ठीक है, तो ये जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। गोविंद पशु विहार भी आपको देखने को मिलेगा, गंगोत्री नेशनल पार्क और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड की एक नई कैपिटल बनी हुई है जिसका नाम है गैरसेन। तो गैरसेन जो है इसकी नई कैपिटल जो है बनी है और एक जो कैपिटल है वो है देहरादून। सो बेसिकली रिमेंबर दिस, ये समर कैपिटल है और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। इन विच ईयर द इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश। तो किस साल जो है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट को जो है एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये जो है बेसिकली 1950 को जो है 1950 को जो है एस्टेब्लिश किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर साल 2 नवंबर को जो है ये इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसको एंड करने के लिए जो है एक डे ऑब्जर्व किया जाता है, उसको 2 नवंबर जो है कहते हैं। और यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है ये इस डे को जो है बेसिकली ये प्रोक्लेम किया था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था 2013 में। तो फिर उसके बाद जो है 2 नवंबर 2013 से जो है ये डे जो है ऑब्जर्व किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको 1951 में जो है ज्यूरिख में सेटअप किया गया था
और फिर उसके बाद जो है इसको लंदन में शिफ्ट किया गया 76 में, और प्रेजेंट में ये वियना में जो है आपको देखने को मिलने वाला है। इसको 1992 में जो है एस्टेब्लिश किया गया है, और 2020 में 2020 में जो है 70th एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व की गई है। सो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इनको ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम जो है जर्नलिज्म को जो है प्रमोट करें, उनकी जो है कंडीशन बहुत अच्छी रहे, उनको कोई भी जो है परेशानी ना हो, प्रॉपर वो जो है फंक्शन कर पाए। क्वेश्चन 5th ये बोलता है विद द रेफरेंस टू सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल दैट इज नोन एज 7 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ये बोलते हैं इट इज अ प्रोग्राम अंडरटेकन बाय नीति आयोग। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है ओडिशा इज द वन ऑफ द रोल मॉडल स्टेट सिलेक्टेड बाय नीति आयोग फॉर द प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये नीति आयोग का है। ठीक है, पहले इसको नीति आयोग ने जो है अंडरटेकन कर लिया है। ओडिशा गवर्नमेंट ने यह आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 8000 जो स्कूल है 15 डिस्ट्रिक्ट में, उनको वो मर्ज करेंगे दूसरे स्कूलों के साथ, क्योंकि जो एडमिशन जो है वो बहुत ही कम है, मतलब एनरोलमेंट जो है वो बहुत ही कम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और 20 स्टूडेंट से ज़्यादा जो है 20 स्टूडेंट से जो कम है यहाँ पे जो है एडमिशन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली एडमिशन का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है, इस वजह से जो है ये प्रोजेक्ट जो है लाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे एक 7E प्रोजेक्ट जो है लाया गया है, जो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल दैट इज नोन एज 7, जो दो मेन सेक्टर पे जो है फोकस करता है। एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ, और ये जो है रोल मॉडल स्टेट जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे। 3 रोल मॉडल स्टेट जो है वो बनाए गए हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो जैसे एक जो है मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड है, ठीक है, और ओडिशा है। और 2017 में जो है ये तीनों मतलब ओडिशा के साथ साथ झारखंड और मध्य प्रदेश को भी जो है सिलेक्टेड किया गया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा ही होते हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड सीईओ इज अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है वो सीईओ है किसके? नीति आयोग के। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है एक सेक्शन 3, बेसिकली देखिए यहाँ पे एक्टिविस्ट जो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है सेक्शन 3 और सेक्शन 8 का जो है वायलेशन होता है। बेसिकली सेक्शन 3 जो है आरटीई राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया था, सेक्शन 3 ये बोलता है कि हर चाइल्ड का जो है ये राइट होता है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को जो है फ्री एजुकेशन मिले। ठीक है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है उनके नेबरहुड स्कूल में टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जब तक वो एक एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं करता तब तक जो है उसको एजुकेशन दी जाए। और सेक्शन 8 ये बोलता है कि यहाँ पे जो है जो ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो जो है एक प्रॉपर जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है ये चाइल्ड को दे हर अपने नेबर स्कूल में। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर जो है कुछ स्कूल जो है कुछ दूरी पे है तो हम जो है यहाँ पे डेली अलाउंस जो है 20 रुपये वहाँ पे बच्चे को देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है फैसिलिटी जो अलाउंस है वो भी देने वाले हैं 3000 रुपये का। उसके साथ साथ अगर बच्चे का स्कूल 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो हम जो है एक ट्रैवल अलाउंस भी जो है वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एज पर राइट टू एजुकेशन नॉर्म्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। तो क्वेश्चन 6 ये बोलता है विद द रेफरेंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रेफरेंस में तो ये जो है स्टेटमेंट आपको जो है कंसीडर करने हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है ही हेडेड द एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट ये बोलता है ही इज द रिमेंबर्ड एज द पेट्रॉन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट हैं और तीनों के तीनों जो है वो सही हैं। अब डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल जो है 31 अक्टूबर को जो है ये डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे हम कहते हैं नेशनल यूनिटी डे, और जिनको जो है राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहा जाता है। और प्राइम मिनिस्टर जो थे इन्होंने जो है एक सी प्लेन सर्विस भी जो है लॉन्च की है रिसेंटली, जो अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया तक जो है चलेगी। और 2014 में जो है गवर्नमेंट ने जो है पहली बार जो है ये डे ऑब्जर्व किया था। नेशनल यूनिटी डे 2014 से जो है मनाया जा रहा है। तो इस दिन जो है मार्क किया जाता है जो बर्थ एनिवर्सरी सरदार पटेल की उनको। और इसी दिन जो है 2018 में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जो है यहाँ पे जो है उनके ऑनर में जो है इसको अनवील्ड किया गया था। ये 182 मीटर का जो है आपको मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा, और ये जो है टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का। और इसके जो शिल्पकार हैं, आर्किटेक्ट है, वो कौन है? तो रामवी सुतर जो है उन्होंने जो है इसको डिजाइन किया हुआ है।
और 2020 में जो है इसको 8th वंडर जो है ऐड कर दिया गया है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ जो है 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था नादियाद, गुजरात में। ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे भारत के, और इन्होंने जो है कई कमेटी के जो है ये हेड भी रहे। तो ये जो है एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स की है उसके हेड थे ये, और माइनॉरिटीज की जो कमेटी है उसके भी हेड थे, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया के। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो थी, ठीक है, उसके भी जो है ये हेड थे। इन्होंने जो है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में जो है बेसिकली इन्होंने स्टार्टिंग जो है अपना पहला जो है मतलब सत्याग्रह जो किया था पहला वो खेड़ा सत्याग्रह था। फिर 1928 में जो है इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में पार्ट लिया, और बारदोली सत्याग्रह में इतना सक्सेस हुआ ये, इनका जो नाम है क्या रख दिया गया, सरदार। तो वुमेन्स ने इनको जो है उपाधि दे दी सरदार की, तब से जो है इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कहा जाने लगा। और पीपल जो भारत के जो लोग थे वो यूनाइट रहे, उनका ये मानना था, और वो रिक्वेस्ट करते थे कि एक भारत जो है और श्रेष्ठ भारत रहे। तो बेसिकली टुगेदर बाय यूनिटिंग इंडिया, दैट इज एक भारत, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फॉरमोस्ट इंडिया, दैट इज श्रेष्ठ भारत। और इनके जो है डेथ 15 दिसंबर 1950 को जो है बॉम्बे में हो गई। देखिए कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर जवाहरलाल नेहरू को क्यों बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर, पटेल को क्यों नहीं बनाया गया। तो सरदार पटेल को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि पटेल की उम्र हो चुकी थी, ठीक है, 50 में ही उनकी डेथ हो गई थी। अगर हम 47 की बात करें, ठीक है, तो गांधी जी को ये पता था कि पटेल के पास उतना समय नहीं है, ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि नेहरू को बनाया जाए जो कम से कम 15 से 20 साल जो है देश को संभाल सके। तो इसलिए जो है नेहरू जी को बनाया गया, ये मुझे ऐसा लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जो दर्शाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये आपको आर्टिकल 44 में जो है देखने को मिलेगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो भारत का संविधान आर्टिकल 44 में यह दिया गया है कि द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो पूरी जो टेरिटरी है भारत की उसमें जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, एक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, मतलब सबके लिए जो है एक होगा। अब ये जो है बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मतलब है वो एक लॉ बनाना है भारत के लिए। तो भारत के लिए जो है एक लॉ बनाया जाए जो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, तो सब पे जो है ये एप्लीकेबल होगा सभी मैटर्स पे। तो चाहे वो मैरिज का मैटर हो, चाहे वो डाइवोर्स का हो, चाहे वो इनहेरिटेंस का हो, चाहे वो एडॉप्शन का है, तो बेसिकली सब पे जो है ये लागू होगा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की और इम्प्लीकेशंस की, तो आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे जो है जो वल्नरेबल सोसाइटी है, ठीक है ना, वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, तो उनको जो है प्रोटेक्शन देना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन जो वल्नरेबल मतलब सेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे आप अंबेडकर ने जो वुमेन्स और रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके लिए जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट जो है किया हुआ है अंबेडकर ने। सो बेसिकली उन्होंने भी जो है इसको प्रमोट किया था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो होना चाहिए, तो हमारी जो है यूनिटी जो है वो बनी रहे। क्वेश्चन 8, विद द रेफरेंस ऑफ कोड ऑन वेजेस एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग। तो वेजेस एक्ट के रिगार्डिंग जो है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है इट सबसम्स ऑफ ऑल द लेबर लॉ इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है अ नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज विल बी सेट बाय द सेंटर एंड विल बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि लेबर लॉ जो है वो सब लेबर लॉ मतलब पूरे जो लेबर लॉ है उनको सबसम जो है नहीं करता। करेक्ट आंसर जो है वो है बी, ओनली 2। अब डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन कोड ऑन वेजेस 2019, तो कोड ऑन वेजेस जो है 2019 उसके हिसाब से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होते हैं उनका जो कन्विक्शन है सेक्सुअल हैरेसमेंट के, तो उस ग्राउंड पे जो है बोनस पे आउट जो है एम्प्लॉयज का बेसिकली उनको जो है डिनाइंग जो है वो किया जाएगा। तो उनको जो है डिनाई जो है वो किया जा सकता है बोनस पे आउट पे। यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक ड्राफ्ट कोड जो है वेज पे वो पब्लिश किया हुआ है 2020 में, और यहाँ पे जो है आपको ऑब्जेक्शनल और सजेशंस जो है बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है पब्लिक डोमेन में जो है बहुत सारे जो है ऑब्जेक्शन और सजेशन जो है वो यहाँ पे जो है देखे गए, और यहाँ पे जो है एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी 1965 में जो है यहाँ पे बताया गया है।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मिनिमम जो बोनस पेएबल है वो 8.33% होगा सैलरी का, और वेज जो एम्प्लॉय जो अर्न करेगा जितनी भी सैलरी उसको मिलेगी उसका 8.33% जो है ये मिनिमम बोनस जो है पेएबल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 20% होना चाहिए वो सैलरी का। तो ये जो है बेसिकली अगर 21,000 रुपये मंथ की सैलरी है तो यहाँ पे जो है 20% जो है होना चाहिए। और सेक्शन 29 जो है कोड का वो ये बोलता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड एन एम्प्लॉय शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रिसीविंग बोनस अंडर दिस कोड। तो अंदर अगर इस कोड के अनुसार जो है किसी को जो अगर बोनस मिलता है तो बेसिकली उसको जो है डिस्क्वालिफाइड जो है कर दिया जाएगा बोनस से। तो बेसिकली उसको जो है बोनस जो है वो नहीं दिया जाएगा। और उसके साथ जो है इफ ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस फॉर फ्रॉड और रेटर्स और वायलेंट बिहेवियर वाइल ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और थेफ्ट। तो मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है वो गलत काम करता है, मिसबिहेव करता है, फ्रॉड करता है, तो उसको जो है क्या होगा, जो बोनस है वो नहीं मिलेगा। अब ये कोड ऑन वेज जो है एक्ट 2019 ये क्या है, तो बेसिकली ये जो है एक न्यू वेज कोड है जो मल्टीपल जो वेज डेफिनेशन है उनको जो है ये अलग करेगा। तो यहाँ पे जो है ये मिनिमम वेज अक्रॉस जो कंट्री है वो यहाँ पे जो है डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पे जो है एवरी वर्कर जो है हर वर्कर को जो है राइट ऑफ सस्टेंस जो है वो दिया जाए, और यहाँ पे जो है उनको जो मिनिमम वेज का जो प्रोटेक्शन है वो जो है यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 4 लेबर लॉज जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है 4 लेबर लॉज जो है वो यहाँ पे सबसम्स होते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। और यहाँ पे जो है एक सेक्सुअल हेरेसमेंट लॉ भी दिया गया है 2013 का। तो इस सेक्सुअल हेरेसमेंट लॉ के अंडर में जो है अगर कोई जो है अनवेलकम एक्ट करता है और अनवेल जो है बिहेवियर करता है तो बेसिकली उसको जो है उसको सेक्सुअल हेरेसमेंट जो है वो देखा जाएगा बेसिकली। और फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस जो है ये भी एक जो है सेक्सुअल हेरेसमेंट है, ठीक है। और सेक्स फेवर की डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना तो ये भी जो है एक सेक्सुअल हेरेसमेंट की श्रेणी में जो है आता है। और बेसिकली मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स तो ये भी जो है क्या है, तो ये एक जो है सेक्सुअल हेरेसमेंट है। और शोइंग पोर्नोग्राफी तो ये भी क्या है, एक सेक्सुअल हेरेसमेंट के अंडर में आता है। क्वेश्चन 9, विद द रेफरेंस ऑफ अर्बन फ्लड कंसिडर द फॉलोइंग। द फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है द नंबर ऑफ वेटलैंड हैज रिड्यूस्ड to 123 in 2018 from 644 in 1956. Second point ये बोलता है green cover is only 9% which ideally show have been at least 33%. इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो बी जो है वो करेक्ट है। तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट है, ना ही 1 और ना ही 2, क्योंकि ये जो है वेटलैंड जो है वो रिड्यूस तो हुई है लेकिन 1 to 3 नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो। जो बेसिकली जो टोरेंटियल जो रेन है वो हैदराबाद में आपको देखने को मिली है, और यहाँ पे जो है काफ़ी अर्बन फ्लड जो है वो देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ भारत की जो विभिन्न शहर हैं, भारत की जो और भी सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो है ये जो अर्बन फ्लड है ये एक बहुत ही फ्रिक्वेंट फिनोमिना जो है बन गया है कुछ सालों में। यहाँ पे जो है अब इसके रीजंस क्या है, तो देखिए अर्बन फ्लड जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है कॉमन होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ओवरबर्न जो ड्रेनेज है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर जो है एक अर्बन यहाँ पे जो है प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो नहीं दिख रहा। यहाँ पे सबसे पहला जो है इनएडिक्वेट ड्रेनेज मैनेजमेंट। तो इनएडिक्वेट ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हैदराबाद, मुंबई जो है यहाँ पे जो है ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम जो है अभी भी चल रहे हैं। यहाँ पे कोई नया ड्रेनेज सिस्टम जो है नहीं बनाया गया, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है लेकिन जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है वो यहाँ पे जो है प्रॉपर जो है उन पे वर्क नहीं किया जा रहा है। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिकली अर्बन जो फ्लड्स के फिनोमिना जो है ये आपको हैदराबाद और मेजर सिटीज़ में जो है ये काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो है आप ये देखोगे कि जो द वेटलैंड जो है वो रिड्यूस हो गए हैं 1, 2, 3 इन 2008 फ्रॉम 644 इन 1956। तो 1956 में तो 644 थे, ठीक है, लेकिन 2018 में ये रिड्यूस होके कितने हो गए हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो है 2018 जो है ये यहाँ पे दिया गया है। सो बेसिकली ये जो है आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है,
ठीक है, विच आर द नॉट करेक्ट। ग्रीन कवर की अगर हम बात करें तो पूरा 9% का जो एरिया है, और सिर्फ 9% का जो एरिया है वो जो है पूरा ग्रीन कवर है, ठीक है। बाकी उसको होना कितना चाहिए, एटलीस्ट 33%। तो एटलीस्ट 33% का जो एरिया है वो ग्रीन कवर जो है होना चाहिए। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्वेश्चन 10 है ये, ठीक है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है उसके जो है चेयरपर्सन होते हैं बेसिकली। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीएमए, ये एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया की। और एनडीएमए जो है इसको 27 सितंबर 2006 में जो है इसको फॉर्म किया गया है, ठीक है ना, अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके साथ साथ जो है 9 अदर जो है मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, वो जो है उनके साथ साथ जो है वाइस चेयरपर्सन भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पे आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे प्लस 9 अदर पर्सन जो है देखने को मिलने वाले हैं। अब एनडीएमए का एवोल्यूशन कैसे हुआ, बेसिकली देखिए, जब डिजास्टर आते थे तो गवर्नमेंट को लगा कि एक जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीम बनानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी जो है सेटअप करी 1999 में, जो नेशनल कमेटी जो हुई। गुजरात अर्थक्वेक जो आया था 2001 में, तो उसके बाद जो है एक कमेटी जो है बनाई गई। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है बनाना चाहिए भारत में, जो इसके लिए जो है वर्क करे। और ये 10th 5 ईयर जब प्लान आया था तो उस समय जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एक चैप्टर जो है उसमें लाया गया। और फिर जब 12th फाइनेंस कमीशन आया तो उसमें जो है मैंडेट कर दिया गया कि यहाँ पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जो है होगा। 23 दिसंबर 2005 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है लाया। और फिर उसके बाद जो है क्रिएशन हुआ किसका, एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उसके साथ साथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है उनके जो है चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल में जो है कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट में जो है होंगे चीफ मिनिस्टर। इनके फंक्शंस क्या क्या है, तो नेशनल डिजास्टर प्लान बनाना, बेसिकली पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्क करना, ठीक है ना, प्लान्स को अप्रूव करना, तो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको, ठीक है। स्टेट अथॉरिटी जो है उनको पूरा एक जो ड्राइंग अप जो है वो स्टेट प्लान उनको बताना। तो ये सब जो है वर्क है एनडीएमए के। तो ये थे पूरे करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ कौन बनेगा आईएएस सीरीज।